सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में इस्राएली फौज पर बहुत बड़ा हमला, कई सिपाही मारे गए, कुछ जिंदा जले, जख्मियों की भी हालत नाजुक। इसराइल जा रहा जहाज मैजिक सीज हुआ समंदर की गहराइयों में गुम। यमन के हुथीज ने दी वार्निंग, कहा और तेज करेंगे इसराइल पर हमले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक दावे से सबको चौंकाया, कहा इसराइल ने की मेरे कत्ल की कोशिश, मुश्किल से बची जान। अमेरिका ने सीरियन ग्रुप एचटीएस से दहशतगर्द का टैग हटाया। ट्रंप की नई पॉलिसी का ऐलान, सीरिया की तामीर का काम होगा शुरू। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे अमेरिकन। ट्रंप से हुई इस्राएली पीएम की मुलाकात, गजा और ईरान पर हुई क्या हिला देने वाली बात। देखिए बयानों की सीरीज इस वीडियो के अंदर। करते हैं शुरुआत। दरख्वास्त है, कभी नहीं कहता, आखिर तक बने रहिएगा, खबरें बहुत अहम हैं। गजा में इस्राएली फौज पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, कई फौजी मारे गए हैं, कई जिंदा जल गए हैं और बड़ी तादाद में आईडीएफ के रंगरूट जख्मी हुए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ गजा के लोगों को दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करने की शेखी झाड़ने वाले नेतन्याहू तक पहुंची ये खबर किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। गजा में पीर यानी मंडे की रात फलस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इसराइली फौज पर जाल बिछाकर एक खतरनाक हमला किया है, जिसमें कम से कम 6 इस्राएली फौजी मारे गए और 16 जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। लेबनानी चैनल अल मयादीन की 8 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला नॉर्थ गजा के बेत हनून में हुआ और इसे बेहद मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया। इस्राएली मीडिया ने भी इस हमले की तस्दीक की है और बताया है कि कुछ सिपाही जिंदा जलकर हलाक हुए हैं। जिंदा जलकर, जैसे गजा में फ़लस्तीनी इस्राएली बमबारी में जिंदा जलकर हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वैसे ही कुछ इस्राएली सिपाही भी इस हमले में, फ़लस्तीनी मूवमेंट के इस हमले में जिंदा जलकर हलाक हुए हैं। ये कार्रवाई 24 जून को हुए उस हमले जैसी थी जिसमें मुकावमत ने इस्राएली आर्मर्ड इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाकर 7 सिपाही मार गिराए थे। इस हमले के बाद इस्राएली फ़ौज ने इलाके में भारी बमबारी शुरू कर दी है बदला लेने के लिए, मगर गजा से आने वाली तस्वीर और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मुकावमत अब भी मोर्चे पर डटी हुई है और इस्राएली नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हमले से जुड़ी कई और हैरत अंगेज डिटेल्स आई हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बता सकें किस तरीके से जाल बिछाया गया और इतना बड़ा हमला कितने फेजेस में अंजाम दिया गया। कोशिश करेंगे उसे बना सकें, वादा नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आखिरकार मैजिक सीज समंदर में डूब ही गया। यमन ने इसराइल से जुड़े जहाज़ को निशाना बनाकर बड़ा पैगाम दिया है। यमनी हूथी फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने मैजिक सीज नाम के कार्गो जहाज़ को समंदर में डुबो दिया है। हूथी फौज के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया अंसारी ने ऐलान किया एक वीडियो बयान के जरिए कि मैजिक सीज को पूरी तरह समंदर की गहराइयों में हमने डुबो दिया है। ये जहाज़ नीचे जा चुका है, अब इसका कोई वजूद पानी के ऊपर नहीं रह गया। ऑडियो और वीडियो फुटेजेस से भी इसकी तस्दीक हमारे पास है, ये याहिया अंसारी ने कहा। ये जहाज़ लाइबेरियन झंडे के तहत चल रहा था, बह रहा था और इसका मालिकाना हक ग्रीक कंपनी यानी ग्रीस की एक कंपनी स्टेम शिपिंग के पास था। हुथीस का कहना है कि उन्होंने जहाज़ के 19 क्रू मेंबर्स को निकल जाने की इजाज़त दी थी। यमनी फ़ौज का कहना है कि जहाज़ की मालिक कंपनी को कई बार वार्निंग दी गई थी कि वो अपने जहाज़ों को मकबूजा फ़लस्तीनी बंदरगाहों यानी इसराइली पोर्ट्स की तरफ भेजना बंद कर दे, लेकिन इसके बावजूद पिछले हफ्ते 3 जहाज़ उसी कंपनी के वहाँ दाखिल हुए। इसके जवाब में हमने ये हमला किया। यमन ने मैजिक सीज को निशाना बनाकर, यानी हुथीज़ ने मैजिक सीज को निशाना बनाकर और फिर समंदर में डुबोकर एक सीधी कार्रवाई से इसका जवाब दिया है। यमनी फ़ौज ने, ये याहिया अंसारी ने दावा किया, यमनी फ़ौज ने कहा कि ये कार्रवाई गजा पर इसराइली जुल्म के जवाब में है और यमन की समंदरी नाकेबंदी यानी कि मैरीटाइम ब्लॉकेड अब और सख्ती से लागू की जाएगी। हुथीज़ के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि हम इसराइल से जुड़े हर तिजारती जहाज़ को, हर कार्गो शिप को, जब तक गजा पर जंग और घेराबंदी ख़त्म नहीं होती, हम उस जहाज़ को हिट करेंगे और इसराइल की तरफ नहीं जाने देंगे। मिक्स खबरें दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने गजा से दी, फिर मैंने आपको यमन से दी और अब आपको ईरान से खबर दे रहा हूँ। ईरानी सदर ने एक बड़ा दावा किया है कि इसराइल ने मेरे कत्ल की कोशिश की थी।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मंडे को एक इंटरव्यू में दावा किया कि इसराइल ने उनका कत्ल करने की कोशिश की थी। ये बड़ा हिला देने वाला दावा है कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को कोई कैसे कत्ल करने की साजिश रच सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब महज एक महीने पहले 13 जून को इसराइल ने ईरान पर 12 दिन की बड़ी बमबारी की थी, जिसमें ईरानी फौज के आला कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हो गए थे। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम पर सिर्फ हमला नहीं हुआ बल्कि मेरी जान लेने की भी कोशिश की गई, साजिश रची गई। पेज़ेश्कियान ने फारसी ज़ुबान में ये इंटरव्यू दिया और कहा कि वो अमेरिका नहीं था जिसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया, वो इसराइल था। मैं एक मीटिंग में मौजूद था और उसी जगह को बमबारी से उड़ाने की कोशिश की गई और मुश्किल से मेरी जान बची। इस बयान के बाद ईरान और इसराइल के ताल्लुकात में, वैसे भी उनके कोई अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ हैं उसमें ज़्यादा तलखी आने के आसार हैं। मतलब तल्ख ताल्लुकात भी तो होते हैं, नेगेटिव रिलेशंस, वो और ज़्यादा नेगेटिव होने के आसार हैं, ख़ास तौर पर जब दोनों मुल्कों के बीच हालिया टकराव में जंग जैसे एक फुल फ्लैश जंग जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अब रैंडम खबरों में एक खबर सीरिया से। अमेरिका ने एसटीएस के ऊपर से दहशतगर्द तंजीम होने का टैग हटा दिया है। ट्रंप हुकूमत ने एक नया कदम लिया है, सीरिया से पाबंदियां भी ख़त्म कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया है कि सीरिया की जंगजू तंजीम हैयत तहरीर अल शाम यानी एसटीएस, जिसे पहले अल नुसरा कहा जाता था, अब फ़ौरन दहशतगर्द तंजीम यानी एफटीओ नहीं मानी जाएगी। अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट मार्को रूबियो के मुताबिक ये कदम सीरियाई हुकूमत की तरफ से एसटीएस को फॉर्मली ख़त्म करने और हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के ऐलान के बाद उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ैसला सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा की मुस्बत कार्रवाइयों की वजह से भी लिया गया है। अमेरिकी डिप्लोमेट ने कहा कि ये कदम उस विज़न का हिस्सा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक पुरसुकून, मुकम्मल और मुत्तहिद सीरिया देखना चाहते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके सीरिया पर लगी अमरीकी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया था ताकि उसे इंटरनेशनल माली निज़ाम से फिर से जोड़ा जा सके और जंगज़दा मुल्क को की दोबारा तामीर मिल सके, तामीर में मदद मिल सके। और ये वही अमरीका है दोस्तों जिसने कभी हैयत तहरीर अल शाम पर, जिसने कभी अहमद अल शरा पर दहशतगर्द होने का लेबल लगाया था। आज क्या हो गया? बशर अल असद की हुकूमत गिर चुकी है, नया निज़ाम कायम हो चुका है। चढ़ते सूरज को सुपर पावर भी सलाम करती है। ये वही हैयत तहरीर अल शाम है जिसके ख़िलाफ़ अमेरिका के सपोर्ट पाए हुए ग्रुप्स जंग लड़ते रहे सीरिया में, लेकिन आज चूँकि एसटीएस हुकूमत में है और वहाँ पर ईरान का असर कम हो गया है, तो अमेरिका ने इसी नई हुकूमत के साथ नई राहें मंसूब करने का प्लान बना लिया है। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं और फैसले बदल जाते हैं। कुछ खबरें लाइव, और ये सारी खबरें बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने से जुड़ी हैं। बंदा पहुंचा अमेरिका, वहाँ खूब वेलकम भी हुआ और खूब मजम्मत भी हुई, लोगों ने नारे भी लगाए, उनके रास्ते घेर लिए। इसके अलावा जो बयानात दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान और गज़ा को लेकर, वो बड़े अहम हैं। सुनिएगा, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में ये कल रात आज सुबह लगभग कहा कि वी रिमूव ट्यूमर्स, 8 जुलाई की ये हेडलाइन है, वी रिमूव ट्यूमर्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल थ्रेट्स बट मॉनिटरिंग नीडेड सो दे डोंट री इमर्ज। ये कहते हैं कि ईरान में 2 ट्यूमर थे, एक उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक उनका मिसाइल प्रोग्राम। नेतन्याहू का दावा है कि हमने ईरान के वो दोनों ट्यूमर रिमूव कर दिए, उन्हें तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी और मिसाइल फैसिलिटीज़ को भी, मिसाइल प्रोग्राम को भी हमने ईरान के तबाह कर दिया है, ये इनका कहना है। और कहते हैं कि लेकिन हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, हमें उस पर निगाह बना कर रखनी होगी कि कहीं वो वापस फिर से वो ट्यूमर ना बन जाए। मैं कहूँगा कि मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेतन्याहू 4 मिसाइल छोड़ के देख, 4 बम गिरा लो आज ईरान पर। ईरान के पास मिसाइलें बची नहीं बची हैं, शाम तक तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, करके देख लो। क्यों शाम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी वैसे भी ईरानियों की ज़ुबान है। 4 बम गिरा लो, पता कर लो कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है। शाम तक क्या बोलूँ यार, छोड़ो। ये नेतन्याहू का जो है वो सड़कों पर जो है, वहाँ अमेरिका की सड़कों पर
बहुत ज़ोर से उनके ख़िलाफ़ जो है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये लोग उतरे सड़क पर, मजम्मत की, उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी की और नेतन्याहू का एक खूंखार आदमी के तौर पर पुतला भी बनाया गया और हथकड़ियों जैसी जो है वो चीज़ें भी बना कर दिखाई गई कि ये एक बंदा वॉर क्रिमिनल है और ये हमारे मुल्क में आया है। और वहाँ नारे लगे, सुनिए एम्बियंस, शेम ऑन यू और बेबी किलर नेतन्याहू, ये करके वहाँ पर नारे लगे। पीपल टुक द स्ट्रीट्स टू डेमोन्स्ट्रेट नेतन्याहू's विजिट टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। ये वाशिंगटन की सड़कें हैं, जब वो वाइट हाउस के लिए जा रहा था लोगों ने सड़कें घेर कर उसे शर्मिंदा और जलील करने के लिए नारे लगाए हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की एक आप देखेंगे तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान। वो लिखा है, ट्रंप बोलता है, आई डोंट थिंक देयर आर एनी ऑब्स्टिकल्स टू सीज फायर इन गजा, थिंग्स आर गोइंग वेल। ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी हर्डल, कोई रुकावट आएगी गजा में सीज फायर करने में, और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चल रही हैं और बहुत जल्द गजा में सीज फायर हो सकता है और होने जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है। ये उसने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की गजा में सीज फायर नाफिज करने में कोई रुकावट आएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। बढ़ते आगे। अब एक हेडलाइन है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की वेबसाइट की, आईसीसी वांटेड नेतन्याहू नॉमिनेट्स ट्रंप फॉर नोबेल प्राइज पीस प्राइज ड्यूरिंग वाइट हाउस मीटिंग। अब देखिए ज़रा, इसे कहते हैं तेल पानी मक्खन लेके साथ चलना। और लगा रहा है नेतन्याहू डिनर में पहुंचा जब ट्रंप के साथ, तो उसने बाकायदा वो लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो सौंपा कि दे हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, वो भी किसके लिए, पीस, शांति और अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि ये दुनिया में अमन कायम कैसे, B-2 बॉम्बर से किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिरा के, कैसे गज़ा के ख़िलाफ़ मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर के इसराइल को हथियार देके, कैसे इराक, लीबिया, कतर, कुवैत सब जगह अपने मिलिट्री बेसिस बना के जो ज़मीनें आपकी नहीं हैं, कैसे, किस लिए नोबेल पीस प्राइज़, किस लिए? गज़ा में लोग भूखे मर रहे हैं, आपके बनाए हुए 8 सेंटर्स पर रोज़ गोलियां चल रही हैं, GHF पर रोज़ बेगुनाह भूखे प्यासे फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़, और वो भी किसकी तरफ से, आईसीसी वांटेड, जो आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वांटेड है नेतन्याहू, जिसका वारंट कटा हुआ है, वो क्रिमिनल होने का, वॉर क्रिमिनल होने का मुलजिम और मतलब बर्बरियत करने का, जेनोसाइड करने का मुलजिम, अमन के लिए किसी का नाम प्रपोज कर रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए। 57 से 60 हज़ार लोग शहीद हो गए, वो जिनके आंकड़े नहीं, पता नहीं लाखों में तादाद है। ये सब चल रहा है। मुझे हंसी आती है ऐसी हेडलाइंस पढ़ के। एक और मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, फॉक्स न्यूज़ का वीडियो हम दिखा नहीं सकते, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इसे शेयर किया। लिखा क्या है, ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जब उससे पूछा गया कि कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन है फ़लस्तीन और इसराइल का या नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है इसकी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, 2 रियासतें बनेगी, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई डोंट नो, आस्क बीबी दैट क्वेश्चन, कि मुझे नहीं पता, ये सवाल बीबी से यानी इससे नेतन्याहू से पूछो, यू हैव द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू आंसर दिस ओल्ड क्वेश्चन, कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे महान आदमी है जो इस पुराने सवाल का जवाब दे सके। ट्रंप की नज़र में वो महान आदमी है, अजीम शख्सियत। सर बढ़ते हैं आखिरी हेडलाइन की तरफ, जो स्टीव विटकॉफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय, एलची जो है ख़ास उनका, उसने कहा है कि अब वो जा रहा है दोहा में, कतर में होस्टेज टॉक्स को ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि बड़ी ख़ास बात है इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक मुझे गज़ा में सीज़ फायर डील चाहिए ही चाहिए। यानी ये जो हफ्ता है, आज मंगल हो गया, सैटरडे तक गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान करना है डोनाल्ड ट्रंप को। विटकॉफ को अब कतर भेजा गया है। बहुत तेज़ी से कुछ न कुछ तो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।